कौन कहता है फिजिक्स बहुत हार्ड टेंशन नहीं लेने का जब है पांडे जी का साथ पांडे जी का साथ पांडे जी का साथ। हरिओम पांडे, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल फिजिक्स 2.0 बाय पांडे जी पर। क्या आप भी उनमें से एक हैं जिसको फिजिक्स समझ में नहीं आती है, या फिजिक्स का एक फोबिया है आपके माइंड में, आपके माइंडसेट के अंदर आपको फिजिक्स से बहुत ज़्यादा डर लगता है, या आपने बहुत ज़्यादा बार फिजिक्स को स्टडी किया है बहुत सारे टीचर्स के द्वारा और आपकी समझ में ना आ पा रहा हो, कंसेप्चुअली फिजिक्स क्लियर नहीं हो पा रही है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मेरा मेन मोटिव इस चैनल को बनाने का सिर्फ इतना सा है, क्योंकि देखो अगर आपको फिजिक्स समझ में नहीं आती, पढ़ने जा रहे हैं वह है 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हम बिल्कुल किसी भी चैप्टर को हम पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से उसके बहुत हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि आप कंसेप्चुअली स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएं। आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं 12th की बुक का सबसे पहला चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपको इस चैनल पर बड़े आराम से, बड़े प्यार से आपको फिजिक्स समझ में आने वाली है। और अगर आपके अंदर फिजिक्स को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मेरा दावा है आप लगातार इस चैनल की वीडियोस को देखते रहिए। 1.5 से 2 महीने के अंदर आपको भी फिजिक्स में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा और आप दिल से फिजिक्स को पढ़ना शुरू कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एज द नेम इंडिकेट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मीन्स द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्टैटिक नेचर, यानी इलेक्ट्रो रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन and static represents the static nature, that means when the charge is at rest. So electrostatics is the branch of physics which deals with the static nature of charge. यानी इस पूरे चैप्टर के अंदर we are now going to study when the charge is at rest. इससे पहले थोड़ा मैं आपको ब्रीफ देना चाहूंगा पूरे ओवरऑल 12th की फर्स्ट बुक का फिजिक्स का, क्योंकि ये सारे के सारे आपस में लिंक्ड हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ 12th फिजिक्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। द ओवरऑल फर्स्ट बुक इज द स्टडी ऑफ चार्ज। Electrostatics, I already told you that we study the static nature of charge. In current electricity, we study the moving nature of charge. When charge starts moving with constant velocity across a wire, then current starts flowing. In magnetic field, we deal with again the moving nature of charge. In EMI, we deal with the moving nature of the charge, but varying with respect to time. In AC also we dealing with the motion of charge. That means what is this here exactly? हो क्या रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओवरऑल जितने भी आपके पास ये चैप्टर्स हैं, सारे चैप्टर्स में हो क्या रहा है यहाँ पर? हम पढ़ रहे हैं चार्ज की मोशन के रिगार्डिंग। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो एक ब्रांच है फिजिक्स की, पर ये भी किसी का सब पार्ट है, और सब पार्ट को सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ में बताना चाहूंगा, और वो सब पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। That means electrostatic is a sub part of electromagnetism. तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है क्या एक्चुअली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। यानी इस पूरे ब्रांच के अंदर हम ओनली पढ़ते हैं चार्जेस के रिगार्डिंग, स्टडी ऑफ चार्ज। और स्टडी ऑफ चार्ज को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो आती है स्टडी ऑफ चार्ज में, दैट इज मोशन ऑफ चार्ज। यानी जब चार्ज किस पर होता है? रेस्ट पर होता है। जैसे फॉर नॉर्मल बॉडी हम कंसीडर कर सकते हैं कोई भी इस दुनिया में बॉडी है वो किस तरीके से मोशन को रिप्रेजेंट शो कर सकती है, लाइक बॉडी में भी एट रेस्ट और बॉडी में भी moving with constant velocity or body may be moving with a variable velocity. That means what? Similarly charge भी 3 तरीके से मोशन को एग्जीक्यूट करता है। हो सकता है वो चार्ज किस पर हो? रेस्ट पर हो। When charge is at rest. In second part we will discuss about the motion of charge with constant velocity. When charge moves with constant velocity. Moves with constant velocity. And the third one is when charge
moves with variable velocity. Moves with variable velocity. There are three category of motion of charge. सबसे पहला पार्ट क्या है, जब चार्ज किस पर होता है, रेस्ट पर होता है। तो ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, लाइक इलेक्ट्रॉन, लाइक प्रोटॉन, जब ये चार्जेस को रेस्ट पर छोड़ दिया जाता है तो ये चार्जेस अपने अराउंड एक फील्ड क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ही अनदर चार्जेस जो इनके आसपास नियर चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं, और उस फील्ड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर आपसे पूछा जाए द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट हियर, व्हेन द चार्ज इज एट रेस्ट then which type of field is created by that charge? So you can tell that the field is created by that charge is only electric field. तो हम समझ सकते हैं कि जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो ये कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करें सेकंड पार्ट, जब चार्ज किस वेलोसिटी से भाग रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इस केस में चार्ज दोनों फील्ड क्रिएट करता है, इट क्रिएट्स बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लास्ट वन इज व्हाट, व्हेन चार्ज इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी, इन दिस केस देयर आर आल्सो बोथ फील्ड इज क्रिएटेड बाय दैट चार्ज, यानी बोथ क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर भी दोनों फील्ड क्रिएट्स होते हैं, बट यहां पर एक एडिशनल चीज ऐड हो जाती है। जब चार्ज वेरिएबल है, यानी जब चार्ज एक्सीलरेट करता है, एक वेरिएबल वेलोसिटी जो टाइम के साथ वेरी कर रही है, अगर वो चार्ज मूव कर रहा है वेरिएबल वेलोसिटी के साथ में, टाइम वेरिंग वेलोसिटी, तो एक्चुअली में होता क्या है, अकॉर्डिंग टू, हमने ऑलरेडी, ये शायद अभी आपने इस चीज की नॉलेज अगर आपको नहीं होगी, थोड़ा आगे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये हम आगे पढ़ेंगे। एक्चुअली जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो एनर्जी को रेडिएट करता है। अब इतना सा समझ लीजिए कि कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या रेडिएट कर रहा है, एनर्जी रेडिएट कर रहा है, और वो जो एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट करता है। सिमिलरली यहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड थे, बट चार्ज किस वेलोसिटी से मूव कर रहा था, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो यहां पर कोई एनर्जी का रेडिएशन नहीं हो रहा था, नहीं यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट नहीं हो रही थी। बट यहां पर चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो दोनों फील्ड तो यहां पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक भी और मैग्नेटिक भी, बट यहां पर क्या होता है, इस केस के अंदर एनर्जी का रेडिएशन होता है, एनर्जी रेडिएशन इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स। थोड़ा सा समराइज करना चाहूंगा फटाफट अपने इन सारे टॉपिक्स को। हमने अभी फिलहाल में क्या पढ़ा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्टडी ऑफ चार्ज। स्टडी ऑफ चार्ज को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। जब चार्ज रेस्ट पर हो, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड, चार्ज जब कांस्टेंट वेलोसिटी से भाग रहा हो तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लास्ट वन, जब चार्ज वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है तो क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी रेडिएट करता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आप बड़े आराम से समझ गए होंगे कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का एक छोटा सा पार्ट है, और वो छोटा सा पार्ट है जब चार्ज किस पर होता है, रेस्ट पर। तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोल दिया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोल दिया गया है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं स्क्रीन को पोज करके, तो स्क्रीन को पोज कर लीजिए, और ऐसा बार बार भी कर पाएंगे। जब भी आपको नोट डाउन करना हो तो स्क्रीन को पोज करके रोक कर आप इन सारी चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। हम इसके एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, और उस छोटे से पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मींस व्हाट, स्टैटिक नेचर ऑफ चार्ज। ठीक है, यानी इस पूरे चैप्टर में हमें एक टर्म को बहुत ज्यादा बार बार रिपीट करना है, वो टर्म क्या है, चार्ज। तो व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज, सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं। है क्या चार्ज, क्या चार्ज एक सब्सटेंस है? क्योंकि बोला जाता है कि चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बोला जाता है कि उस बॉडी के पास इतना चार्ज कंटेन कर रहा है कि 10 कूलम है, ये चार्जेस है उसके पास में। तो कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि चार्ज एक सब्सटेंस है, तो जवाब आना चाहिए नो।
चार्ज एक जस्ट एक इंट्रिंसिक एक इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी फंडामेंटल पार्टिकल की, जैसे मास होता है। तो मास की तरह ही चार्ज एक प्रॉपर्टी है, एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल के लिए। ठीक है, तो चार्ज इज व्हाट, सिंपली यू कैन डिफाइन द चार्ज कि चार्ज इज इंट्रिंसिक characteristics of fundamental particles due to which they interact with similar other particles. इंटरेक्ट मीन्स अट्रैक्ट कर सकते हैं या रिपेल कर सकते हैं। तो व्हाट इज एग्जैक्टली चार्ज आप शायद समझ चुके होंगे। आप इस डेफिनेशन के थ्रू समझ सकते हैं कि चार्ज एक इंटरनल प्रॉपर्टी, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल की, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स अपने ही जैसे सिमिलर पार्टिकल्स के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी वो एक दूसरे को रिपेल और अट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ चार्ज, यू कैन राइट दिस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ चार्जेस के बारे में। ठीक है, तो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ चार्जेस। टाइप्स ऑफ, हम बहुत बेसिक बात करेंगे आज के लेक्चर में। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा डर नहीं बनाना, हिम्मत रखनी है, क्योंकि अगर हमारे अंदर एक बिलीफ, विश्वास होगा तो कुछ भी चीज हमें टफ नहीं लगेगी, बड़ी आसान लगेगी। और लेक्चर को धीरे धीरे पढ़ते जाइए, बड़ी चीजें आपको आसान, क्योंकि बिल्कुल बेसिक से हम हाई लेवल तक जाने वाले हैं अपने लेक्चर के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस। और जब भी हम टाइप्स ऑफ चार्जेस की बात करते हैं तो बच्चे के स्टूडेंट के दिमाग में दो ही बातें आती हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव बात होता है। और जाहिर सी बात है कि इसके अलावा कुछ होता भी नहीं है, एक सिंपल सी बात है। हम भी यहाँ पर दो ही टाइप्स ऑफ चार्जेस को पढ़ेंगे सिमिलरली। एक कौन सा चार्ज पढ़ेंगे, पॉजिटिव चार्ज, और एक हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नेगेटिव चार्ज। जब भी हम बात करते हैं नेगेटिव चार्ज के बारे में तो स्टूडेंट के माइंड में एक सिंपल सी इमेज बन जाती है, और वो इमेज किसकी बनती है, इलेक्ट्रॉन की इमेज बनती है। बिल्कुल सही बात है। जब भी हम नेगेटिव चार्ज की बात करेंगे, सपोज मैंने आपसे बोला कि ये मोबाइल है, ये मोबाइल नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज मोबाइल का मीन्स क्या हुआ, क्या इस पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स खत्म हो चुके हैं? नहीं, किसी भी बॉडी में इंटरनली जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। जो वो एक्सटर्नली किसी के साथ कनेक्ट होती है, आगे हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज में, उसमें देखा जाए किस तरीके से किसी बॉडी को चार्ज किया जाता है। तो चार्ज का मीन्स होता है जब एडिशनली एक्सटर्नली उस पे सरफेस पे कोई चार्ज डेवलप हो जाता है जो इंटरनल चार्जेस से एडिशनल होता है, तो वो बॉडी चार्ज मानी जाती है। अब मैं आपसे बोलूं दिस मोबाइल इज नेगेटिवली चार्ज, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे एक्सटर्नली कुछ एडिशनल नेगेटिव चार्जेस आ चुके हैं, और वो नेगेटिव चार्जेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा लाइट चार्ज होता है, लाइट पार्टिकल होता है ये। अब हम बात करें इलेक्ट्रॉन के मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, दैट इज सिंपल 9.1 10 टू द पावर -31 kg। हम बात करें इसके चार्ज की, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, दैट इज -1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। चार्ज की यूनिट होती है कूलम, अगर आपको नहीं पता है, वैसे पता होनी चाहिए। सिंपल यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, कूलम होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है पॉजिटिव चार्ज के रिगार्डिंग। जब भी हम पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं तो स्टूडेंट के माइंड सेटअप में एक इमेज निकल कर आती है, दैट इज ओनली प्रोटॉन। बट मैं आपको यहां पर बता दूं, मैं आपसे बोलूं कि दिस मोबाइल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड नाउ व्हाट इज दिस पॉजिटिव चार्ज हियर, सर रिप्लाई, आप क्या जवाब देंगे, इज दिस प्रोटॉन? तो आपका जवाब आना चाहिए नहीं। कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, इसका मतलब उस पर जो एक्सटर्नली एडिशनल चार्जेस आए हैं वो प्रोटॉन नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, प्रोटॉन का अपना घर, उसका रेजिडेंस कहां मिलता है इस दुनिया में, दैट इज न्यूक्लियस। प्रोटॉन्स कहां पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। और अगर प्रोटॉन को सरफेस पर आना है किसी भी सिस्टम के, तो उसको पहले न्यूक्लियस से बाहर आना पड़ेगा, और न्यूक्लियस से बाहर लाने के लिए उस पर इकलौता फोर्स काम कर रहा है, दैट इज द अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जो प्रोटॉन पे फोर्स अप्लाई कर रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है।
और जो प्रोटॉन्स को अंदर बाइंड करके रख रहा है न्यूक्लियस के अंदर, वो न्यूक्लियर फोर्स है। और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या है? न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स की कंपैरिजन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट इज वेरी वेरी वीक फोर्स। दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम नहीं कर पाएगा, तो प्रोटॉन उस न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, फिर सरफेस पर तो आना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स जो यहाँ हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं वो जनरली प्रोटॉन ही होता है, पर कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो वो जो पॉजिटिव चार्ज बोला जा रहा है वो प्रोटॉन नहीं है। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो सिंपल वो प्रोटॉन ही होता है। अब प्रोटॉन के अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है? इट इज 1.67 10 टू द पावर -27 kg। अगर हम चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है? दैट इज 1.6 पॉजिटिव चार्ज इनटू 10 टू द पावर -19 कूलम। बट मैं आपसे अगर बोलूं इस बात को कि एक बॉडी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज है, यानी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। और मैं आपसे बोलूं ये कैसा स्फीयर है? नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। नेगेटिवली चार्ज स्फीयर। अब एक मिसकंसेप्शन हमारे दिमाग में यहां पर क्रिएट होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज यहां रिप्रेजेंट कर रहा है, इज दिस प्रोटॉन? मैं आपसे बोलूं इज दिस प्रोटॉन, तो आपका रिप्लाई क्या आना चाहिए? रिप्लाई क्या आएगा आपका? यहां पर रिप्लाई आना चाहिए नो, ये प्रोटॉन नहीं है। तो फिर ये क्या है जो पॉजिटिव चार्ज है? तो ये पॉजिटिव चार्ज बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। सपोज हम फिजिक्स लेक्चर, I'm going to leave my current institute. That means what? There will be a vacancy of physics faculty in my present institute. मैं छोड़ के जा रहा हूँ अपनी जगह को, लिव कर रहा हूँ, तो मेरी जगह क्या क्रिएट हो गई? एक फिजिक्स फैकल्टी की वैकेंसी क्रिएट हो गई। पर इस वैकेंसी को कौन फिल करेगा? कोई चपरासी, कोई पियोन फिल करेगा, या कोई फिजिक्स फैकल्टी ही आकर फिल करेगी? क्या रिप्लाई होगा आपका? बिल्कुल आप जवाब यही देंगे कि इस वैकेंसी को कोई दूसरी फिजिक्स फैकल्टी ही फिल कर सकती है। सिमिलरली यहाँ पर भी जब इलेक्ट्रॉन, सपोज मैंने बोला इस मोबाइल पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के जाएंगे, कोई और बॉडी इसके पास लाएंगे, वो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो होगा क्या? इलेक्ट्रॉन की जगह पर उनकी डेफिशिएंसी यानी उनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वो वैकेंसी को वापस आके फिल कौन करेगा? कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन ही फिल करेगा। इलेक्ट्रॉन जिस जगह पर आएगा वो पॉजिटिवली चार्ज मानी जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी नेगेटिव मान लिया जाए तो वापस इसको इलेक्ट्रॉन आके फिल करने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। तो इस हाइपोथेटिकली इस वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमने क्या मान लिया है? पॉजिटिवली चार्ज। तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज जो है यहां पर हियर, तो लिख सकते हैं हियर पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर? represents deficiency of electrons. Deficiency of electrons. यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी। यानी सिंपल देसी भाषा में आप याद रख लीजिए, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाते हैं तो उस बॉडी पे कैसा चार्ज डेवलप हो जाता है? पॉजिटिव। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है उस पे कैसा चार्ज आ जाता है? नेगेटिव। सिमिलर याद करने का देसी तरीका। कोई बॉडी को इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, किसी बॉडी पे इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। यहाँ अब कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव का मीन्स यहाँ पर क्या है। बहुत हद तक आपका क्लियर हो पाया होगा। तो इसको पोज करके आप नोट कर सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया सभी को? अब एक बहुत छोटा सा अगर आपसे क्वेश्चन बोलूं कि वी हैव टू स्फीयर्स ए एंड बी, we have two spheres, both are identical spheres, both are identical spheres, दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, both are identical spheres। अब मैं आपसे बोलूं कि इस स्फीयर पर पॉजिटिव चार्ज है और इस स्फीयर पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। यानी स्फीयर ए कंटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड बी कंटेन्स नेगेटिव चार्ज। ठीक है, नाउ आस्किंग अबाउट द मासेस ऑफ बोथ स्फीयर्स।
sphere A and sphere B. So if MA is mass of sphere A and MB is mass of sphere B. Sphere B. So you have 4 options here. आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए, ये आप ही जवाब देंगे कि MA is equals to MB, MA is greater than MB, MA is less than MB, या कुछ कहना पॉसिबल या नन ऑफ दिस. नहीं, सोचो जरा, रुकिए थोड़ा सा, जो डालिए दिमाग पर. एक स्फीयर है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा स्फीयर है जिस पे नेगेटिव चार्ज है. दोनों आइडेंटिकल है. अब कंपैरिजन करना है किसका मास ज्यादा और किसका मास कम. सोचो तो, रुक कर थोड़ा सा और बताइए. यहां सोच लिया, आया दिमाग में? नहीं आया तो यहां देखिए ध्यान से. सिंपल, मैंने भी आपको बताया एक कंसेप्ट. हमें फिजिक्स में क्या फोकस करना है, हमें फिजिक्स में बेसिकली जो ध्यान रखना होता है वो कंसेप्ट पे ध्यान रखना होता है कि कोई भी टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहा है तो उस टॉपिक के बेसिक कंसेप्ट्स क्या है. क्योंकि कोई भी हार्ड लेवल का अगर क्वेश्चन बनेगा तो बेसिक से ही बनता है. अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो वहां तक आप पहुंच नहीं पाएंगे. मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था अभी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बॉडीज के रिगार्डिंग, कि कोई भी बॉडी पॉजिटिवली चार्ज कब होती है, जब उसको इलेक्ट्रॉन छोड़कर भाग जाते हैं, नहीं वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव. सिमिलरली, और सपोज मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 1000 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एडिशनली मेरे पास एक्सटर्नली एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 1000, दैट मींस आई एम नेगेटिवली चार्ज बॉडी. सिंपल सी बात है. अब मेरे से मान लो कि मेरे को 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाते हैं, तो मेरे पास कितने बचे, 900 इलेक्ट्रॉन्स. तो जो 100 इलेक्ट्रॉन छोड़कर मुझे भाग गए, तो क्या वो अपने साथ अपना मास लेकर नहीं गए होंगे? सिंपल सी बात है. 100 इलेक्ट्रॉन छोड़ के गए तो अपने साथ अपना मास भी तो लेकर गए. केवल एक ही टाइम होता है जब इंसान अपने साथ अपना मास कैरी नहीं करता, जब उस कुदरत को प्यारे हो जाते हैं. कहा जाता है आत्मा चली जाती है, शरीर पड़ा रह जाता है. पर यहाँ पर कोई मर नहीं रहा है, छोड़कर जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल, जब ये बॉडी पॉजिटिवली चार्जेस का मतलब इसको इलेक्ट्रॉन छोड़कर गए, और इस पे नेगेटिव चार्जेस का मतलब इसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया. तो जिसने गेन किया तो इलेक्ट्रॉन्स आए तो अपने साथ अपना मास भी लेकर आए, उस बेचारे को छोड़ के भाग गए तो अपने साथ अपना मास भी लेकर भाग गए. अब डिसाइड आप करें कि किसका मास ज्यादा होगा और किसका मास कम. तो सिमिलरली आपको ध्यान रखना है, अगर कोई दो आइडेंटिकल बॉडीज हैं तो आप समझ सकते हैं कि किसका मास ज्यादा होगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया, और किसका मास कम होगा जिसने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया. तो आंसर इज व्हाट, दैट इज Ma इज लेस देन MB, क्योंकि इसने लूज किया और इसने गेन किया. तो आप बहुत हद तक समझ पा रहे होंगे कि क्या मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूं. बड़े प्यार से टिके रहिएगा, आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बहुत सारी वीडियोस आएंगी जो बिल्कुल आपको क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपके चैप्टर को. ठीक है,